नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर रितु जायसवाल जी। आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकरोनिया में स्कूल प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी वर्षों से काम कर रही हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे डर, बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में होते हैं और ये डर एक सीमा तक हो तो ठीक है, लेकिन ये जब ज्यादा हो जाता है और आपके प्रदर्शन को प्रभावित करने लगता है तब ये कहीं ना कहीं चिंता की बात हो जाती है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और मैडम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे क्या वो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, डर है जिसका सामना वो परीक्षाओं के दरमियान करते हैं? बिल्कुल दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगी कि आज आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। बच्चों के बारे में बात करें तो आजकल बोर्ड एग्जामिनेशंस हमारे चल रहे हैं 10th एंड 12th क्लास के, और हम सभी ये सब चीजें देखते हैं कि हमारे बच्चे जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कई बार बच्चों का जो मूड होता है वो बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता है। एक्चुअली वो मूड स्विंग नहीं होता है, कहीं ना कहीं बच्चे हमारी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कभी कभी चैलेंज के रूप में आप ले सकते हैं या कभी कभी ऐसी चीजें जो उनके साथ डेली पर आर में दैट कीप्स ऑन चेंजेस, मतलब वो अलग अलग तरीके से उनके सामने आ रही हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल का जो इफेक्टिव रहता है वो होता है सबसे ज्यादा सिलेबस। जब हमारे सामने सिलेबस की बात आती है तो हमारा बच्चा उस सिलेबस को थ्रू आउट द ईयर पूरे साल पढ़ाई करता है, और जब एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की बात आती है तो उसके माइंड में सिर्फ दो चीजें आती हैं कि मुझे अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है, बिकॉज उसने कुछ अपना एम और टारगेट अपनी लाइफ का बनाया है। तो उस वजह से उसके अंदर ये बात चलती रहती है फुल टाइम कि अगर मेरे इतने परसेंटेज नहीं आए तब क्या होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके का उसने अंडर प्रेशर रह के जो अपनी प्रिपरेशन उसने स्टार्ट की है, उस समय पे उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्या मैं अपना पूरा रिवीजन अपने एग्जाम की डेट से पहले कर पाऊंगा, या मैंने जिस तरीके की तैयारी की है क्या पेपर मेरे इसी वे में मुझे मिल जाएगा। इन सब चीजों को, चैलेंजेस को देखते हुए बच्चों के साथ में अगर हम बोलें कि प्रॉब्लम्स एक नहीं, उस समय पे वो बच्चा कितनी चीजों को फेस करके अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें जी, समस्याओं का और चुनौतियों का अंबार है और टीचर्स की भूमिका, अभिभावकों की भूमिका, गार्जियंस की भूमिका यही होती है कि वो कैसे बच्चों के साथ तालमेल बिठाएं और उनको इन चुनौतियों से उभरने में उनकी मदद करें। आपने मैडम सिलेबस की बात की, तो सिलेबस कई बार 10th और 12th का बच्चों को बहुत पहाड़ सरीखा लगता है, बड़ा सिलेबस लगता है और परीक्षाओं का जो टाइम स्पैन होता है बहुत कम, 1.5-2 महीने के भीतर उनको तैयारी करनी होती है, तो उनको रिवीजन करने में बहुत समस्या आती है। कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कैसे वो तालमेल बिठाएं और रिवीजन ऐसा करें कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो सही तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, जी, वो हल कर पाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी कि अगर कुछ बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो इस चीज को जरूर फॉलो करें। सबसे पहली चीज कि आप बात करते हैं जब सिलेबस की, तो सिलेबस आजकल सबसे ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सच है, इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जब आपको मालूम है कि आपको इतने वास्ट सिलेबस को तैयार करना है, उसकी प्रिपरेशन आपको अपने एग्जाम के लिए डन करनी है, तो मैं सबसे बेटर एडवाइस दूंगी कि आप पहले मार्किंग स्कीम चेक करें। मार्किंग स्कीम को देखते हुए हमेशा हमारे सिलेबस में बाइफरगेशन होता है, अलग अलग पार्ट में उसको स्प्लिट करके ये बताया जाता है कि किस चैप्टर में से आपको कितने हाई मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप उस स्कीम को अपने माइंडसेट में लेकर अपने पेपर नोट्स तैयार करते हैं या अपने रिवीजन का शेड्यूल बनाते हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसकी दूसरी चीज, जैसे अगर हम बोलें कि कोई भी अगर हमें एक चैप्टर पढ़ाया गया, आपने क्लासेस पूरी अटेंड की, सिलेबस बहुत है, आपके पास 36 चैप्टर्स हैं एंड इन द लास्ट यू आर फाइंडिंग इट आउट कि मुझे 36 चैप्टर का रिवीजन करना है, तो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास सबसे बेस्ट चीज है कि आप उनके शॉर्टकट्स तैयार करें। इन शॉर्टकट्स को आप एक बार में नहीं, यू विल हैव टू गेट इट डन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जैसे ही आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, आपने पहला चैप्टर लिया और उसके आपने शॉर्टकट सिर्फ कुछ पॉइंट्स में तैयार किए। और शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं? शॉर्टकट्स बनते हैं उन चैप्टर्स के, उन
वैल्यूएबल और हाई मार्क्स के पॉइंट्स को लेकर या टॉपिक्स को लेकर, जिसको इन लास्ट आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, या आप किसी भी गूगल से सर्च करके आप उन नोट्स की स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई एम दैट श्योर कि अगर आपने शॉर्टकट्स रेडी किए हैं तो आप अपना रिवीजन प्रॉपर कर लेंगे। शॉर्टकट बनाने का आपने सुझाव दिया है। जी, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम के टाइम में, परीक्षा के समय में वो उनको रिवाइज करने में मदद करेगा। पूरी की पूरी पुस्तक उनको, किताब उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो उनके दिमाग में प्रेशर भी कम रहेगा कि कम पढ़ना है उन्हें। आगे बढ़ना चाहेंगे और एक चीज और जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पूरी तैयारी के बाद भी बच्चों को लगता है कि एग्जाम हाल में वो चीजों को भूल रहे हैं, पढ़ा हुआ होने के बावजूद वो भूल जाते हैं। तो इस चीज से वो कैसे निपटे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दीपक जी आपका। ये बात एकदम फैक्ट है कि जब हमारा बच्चा तैयारी करता है उस समय पर बच्चे के साथ एक कॉन्फिडेंस जुड़ा होता है कि मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करता है या अपनी सीट लेता है और पेपर सामने रखता है या पेपर ओपन करने के बाद जब उसको रीड करता है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। वो लूज इस वजह से नहीं होता कि उसको ये चीज नहीं आती है। इन सब चीजों को अगर मैं कनेक्ट करूं, आप अगर इन सब पे बिलीव करें, जैसे ये सब हमारे बड़े लोग कह के गए हैं, जैसा अन्न वैसा मन। मैं जोड़ूंगी इस चीज को दूसरी चीज से भी, क्योंकि ये जो जंक फूड्स हमारे अंदर जा रहे हैं ना कहीं ये भी दोषी हैं इन सब चीजों के। हमारे अंदर वो पेशेंस बचा नहीं। अब अपने बड़े और अपने बच्चों में डिफरेंस, आपको जनरेशन गैप शायद इन्हीं सब चीजों में मिलेगा। दूसरी चीज, आजकल बोर्ड का जो ये एक बड़ा सा दबाव और एक हवा बना के जो रख दिया गया है ना, तो मेरे बच्चों अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बोर्ड कुछ नहीं है। आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम की तरह एक पेपर है। आप सिर्फ उसको जाइए, देखिए, पढ़िए और सिर्फ इतनी सी चीज पेशेंस से अपने आप को समझाइए कि जो भी दिया गया है मेरे सिलेबस का है, जो भी आया है मैंने पढ़ा हुआ है। और हमें ध्यान देना है उन पॉइंट्स पर जहां पर उन्होंने लैंग्वेज को चेंज किया है। बोर्ड कुछ नहीं करता, बोर्ड का पेपर कभी टफ नहीं होता। वो हमेशा इन चीजों को लेके बनाया जाता है। जब इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना हमारे क्वेश्चन पेपर सेट करने के, तो क्वेश्चन पेपर सेटर को ये बताया जाता है कि आप 50% एवरेज देंगे, देन आफ्टरवर्ड्स आप 20% अबव एवरेज देंगे, 20% उसमें आप टफ देंगे, और उसके बाद जो लास्ट हम 5 या 10% की बात करते हैं तो वो उन बच्चों के लिए होता है जो हमारे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड डिजर्व करते हैं। तो कहाँ गया वो नंबर? कहीं नहीं। 90% क्वेश्चंस हमारा हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है और बहुत अच्छे से। बस उसको क्या रखना है? पेशेंस और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी। और कहीं अगर कोई चीज मिस करो तो मेडिटेशन को मत भूलो, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। बहुत बड़ा मंत्र आपने इस मंच के माध्यम से दिया मैडम, कि बोर्ड एग्जाम भी किसी दूसरे एग्जाम की तरह है और इसका हवा अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। एक और चीज के ऊपर आपसे सलाह बच्चों के लिए जानना चाहूंगा कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, खासकर आज के समय में जब सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो कैसे वो अपने समय का प्रबंधन करे ताकि वो परीक्षा के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी समय निकाल पाए, आहार विहार, व्यायाम, योग के लिए भी समय निकाल पाए, अपने मनपसंद की चीजों को भी कर पाए और नींद भी अच्छी तरीके से ले पाए। इन सारी चीजों को कैसे वो समय के साथ प्रबंधन कर पाए? दीपक जी, ये वाला क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको इन सब का 2 चीजों का इसमें आपको बताना चाहूंगी। रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल, अगर आप एज ए स्टूडेंट बात करते हो तो स्टूडेंट का तो रोल रहता है, लेकिन 50-50%, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप भी उतने ही इन्वॉल्व हैं जितना बच्चा। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी बच्चे हैं और हम लोग सब अपने बच्चों को भी देखते हैं एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में तैयारी करते हुए, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो अप करते हुए। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं पाते कि हमारी फैमिली का जो शेड्यूल होता है वो इफेक्टिव होता है हमारे बच्चे पर। तो बच्चा अपने आप को उन सब चीजों में मैनेज करता है, मैनेज इन द सेंस वो टाइम टेबल बनाता है, क्योंकि उसको स्कूल से एक गाइडलाइन मिलती है। बताया जाता है कि बेटे आपको अगर एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अब उन 6 to 8 आवर्स को आप कैसे मैनेज करते हो, ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और इस चीज में सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए हमारी फैमिली का।
अगर ये दोनों चीजें मिलके चले, अगर हमारे पेरेंट्स हमारा साथ दें कि जी आपको इन 6 घंटे में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका डाइट भी ऐसा प्लान करेंगे जिससे कि आपको एनर्जेटिक फील होता रहे और आपको अपनी सिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब बच्चा हमारा एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो इट्स बट ऑब्वियस कि वो टायरिंग भी फील करेगा, बीच बीच में उसको कहीं ना कहीं ऐसी थकान आएगी या वो लेथार्ज फील करेगा कि उसको कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए। रिफ्रेशमेंट इन द सेंस मोबाइल हाथ में आना। तो ये मोबाइल जो ऐसी चीज जिसने सबसे ज्यादा पकड़ अभी अपने बच्चों के बीच में बना ली है और सबसे ज्यादा नुकसान जो दे रहा है, इन सब चीजों से बचकर अगर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर ठीक करना है तो वो बनेगा किस तरीके से कि आप जल्दी उठना शुरू करें। जितना सुबह आप जल्दी उठ के स्टडीज करेंगे वो आपके दिमाग में 90% वो चीजें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। अगर वही चीज शायद आपने दिन में की तो आपके साथ वो स्टे बैक करने में बहुत परसेंटेज उसकी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें तब आप हल्का डाइट लें। कभी भी आप डिपेंड ये ना करें कि आप ऑयली फूड्स लेके अपने आप को कर पाएंगे कि आप रात भर जागेंगे और आप स्टडीज करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको लाइट फूड लेके करना पड़ेगा। अपने आप को आपको इस तरीके से तैयार करना होगा कि मेरी हर चीज पूरी हो, मैं अपने 6 घंटे की नींद पूरी करूं, उसके बाद मैं सुबह के 3 घंटे अपने पढ़ाई के लिए दूं, उसके बाद फिर मैं कुछ अपना रिफ्रेशमेंट के लिए अपने बाहर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे इंटरेक्शन करना है या मुझे कोई गेम अच्छा लगता है तो मुझे वो भी प्ले ऑन करना है। इस तरीके के शेड्यूल को तैयार करना होगा आपको। और जिस दिन आप ये शेड्यूल अपने साथ बना के चलेंगे, कोई चीज मुश्किल नहीं है। एग्जाम भी आपका यूं ही निकल जाएगा। जी बिल्कुल, एग्जाम भी आपका यूं ही निकल जाएगा और एक जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा भर है एग्जाम। पूरी जिंदगी मानने की जरूरत नहीं है इसे। आखिर में चलते चलते मैम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जाम के बाद रिजल्ट्स भी आते हैं और बच्चे एग्जाम के दरमियान स्ट्रेस फील करते ही हैं और एग्जाम रिजल्ट को लेकर के और ज्यादा वो तनावग्रस्त महसूस करते हैं कि कहीं परिणाम उनके उम्मीद के अनुरूप आया या नहीं आया। तो उसके बाद बच्चों के दिमाग में कई सारे विचार भी आते हैं। जिन बच्चों के परिणाम उनके उम्मीद के आशा के अनुरूप नहीं आया, उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल दीपक जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप बात करते हैं रिजल्ट की, पहला जो उनके मन में एक बात आनी चाहिए वो ये कि आप एग्जाम अच्छा दे के आए हैं, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। दूसरी चीज होती है एक वैल्यूएशन। जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो हम अपने पेपर से अपना सेल्फ वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। इन एवरेज अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शंस आते हैं। अगर ये डिफ्लेक्शन आपके रिजल्ट में कहीं दिखता भी है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे बहुत अच्छी चीज जो आज गवर्नमेंट ने कर दी है कि अब आपके लिए वो बाउंडेशन नहीं बची कि आपके 80% आएंगे तभी आपको कॉलेज में एडमिशन होगा। आजकल तो हर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आपका वो पढ़ाओ अगर 50% पे भी रह गया तो भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं, वो निकल गया। Nobody is going to ask you for your 12th class mark sheet. They will be looking out for the result of their एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इसके साथ साथ में दूसरी चीज की बात करें, आपने समझ लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप रियली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उसमें आपका इम्प्रूवमेंट आ गया। तो कितना अच्छा वर्ड यूज किया गया है, इम्प्रूवमेंट। आप अभी भी पीछे नहीं है। किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट करने वाले को तो सबसे बड़ा माना जाता है। कोई भी आजकल परफेक्ट नहीं हुआ, तो आप उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट करिए और फिर नेक्स्ट मार्कशीट के साथ में आप अपने आप को प्रेजेंट करिए कि आप अभी भी बेस्ट हैं। तीसरी चीज, मेरा बच्चा, कोई भी चीज होती है, अगर आप एग्जाम्स में कहीं पर भी 2 सब्जेक्ट में भी अगर आप पीछे हैं तो फिर भी आप कहीं नहीं चुके, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट के साथ में एक दूसरा ऑप्शन अभी भी तैयार है। क्या सिर्फ 10th और 12th करके ही हम सब कुछ कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। उस साल को भी हम यूटिलाइज करेंगे अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए। हर रिजल्ट आपके लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा सीख दे के ही जाएगा। जी, निराश नहीं होना चाहिए और हर परिणाम जो है एक अवसर है और एक रास्ते बंद होते हैं तो कई दरवाजे और खुल जाते हैं। बहुत अच्छी चर्चा मैम आपके साथ हुई परीक्षा के ऊपर और तमाम जो चुनौतियां होती हैं परीक्षा को लेकर के, बच्चों के मन में उठने वाले डर, सवाल, उन तमाम सवालों का आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। निश्चित रूप से जो भी बच्चे आपको सुन रहे होंगे इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर रितु जायसवाल मैम, आपने वक्त निकाला और बच्चों के लिए इतनी उपयोगी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।